रेडी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द महा मैराथन डे 4 क्लासेस। तो आज चौथा दिन है, लगातार आपका प्रयास चल रहा है, हमारा भी प्रयास चल रहा है आपका सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने का। एज यूजुअल जैसे अभी तक हम लोग क्लासेस करते आ रहे थे, आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंस अपनी कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। हाँ जी, तो वीडियो अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए हो। उम्मीद है चाय नाश्ता पानी सब करके बैठे होंगे, ठीक है। बीच क्लास में किसी को भूख ना लगे। आज सब्जेक्ट क्या रहेगा? अरे भाई, कितने सब्जेक्ट हैं पहले ये बताओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज कितने सब्जेक्ट हैं जीके में? गिने चुने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो जी। देखो, सबसे पहले तो डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हम लोग बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी क्लास की लिंक शेयर करनी होती है, पीडीएफ शेयर करनी होती है, तो मल्टीपल ग्रुप्स पहले हम बनाते थे, तो उसमें मान लीजिए कभी कोई ग्रुप मिस हो गया, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, इसीलिए ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी की जो भी अपडेट्स मिलेंगी आपको यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा ना हो डिजिटल लाइब्रेरी 1 2 3 सब ज्वाइन करके बैठ जाएं, एक कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट सब में मिलेगी। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी 1 2 या 3 किसी में भी ऐड हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अगर किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी में आप ऐड नहीं हैं तो इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए। स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये लाइब्रेरी यानी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो भी जो हमारी लाइव क्लासेस का लिंक है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। वॉइस का एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ, हाँ जी, अभी एक बार फिर से कंफर्म कर दिए। अभी साउंड कैसा है? हाँ डियर, साउंड कंफर्म करिए। अभी साउंड ठीक है? ऑल राइट, हाँ जी। तो देखो सर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बस इन्हीं को सुधारते हुए चलते जाना है ना। अब दोनों ईयरफोन्स में आ रही होगी, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो ऑल राइट, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर बाकी टीचर दन दन करके आपका वो लोग भी रेडी हैं क्लासेस करने के लिए, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर आज का आपका पहला क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है सर? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, द ओल्डेस्ट एंड ओनली कल्चरल यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश, इज लोकेटेड एट रोनो हिल्स इन विच टाउन? चार ऑप्शंस दिया है, बताइएगा। आज देखिए, अरुणाचल वाले सेक्शन में मैंने प्रायोरिटी रखी है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। तो कई सारे आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अरुणाचल के दिखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है सर। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसमें तो सर बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोईमुख में है, ठीक है। आरजीयू कहाँ पर है आपका? दोईमुख में है, ठीक है।
चलिए सर, तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, आरजीयू के फर्स्ट वाइस चांसलर का नाम देख के आइएगा कौन थे, ठीक है। बहुत पहले अरुणाचल के एग्जाम में ये पूछा गया है। आरजीयू के फर्स्ट जो वाइस चांसलर थे उनका नाम आज थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, है ना। कुछ कुछ होमवर्क भी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये नेरिस्ट के रिगार्डिंग है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? यूपीया में है, निर्जुली में है, नाहरलगुन में है, या दोईमुख में है? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, तो ये भी देखो सर, नेरिस्ट के अगर बारे में आपसे पूछता है तो भाई हाँ, करेक्ट आंसर इज निर्जुली। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? आपका निर्जुली में सिचुएटेड इन पापम पारे डिस्ट्रिक्ट। आपका नेरिस्ट कब बना था? इन 1984, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेरिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। हो सकता है उसका मन हो गया तो नेरिस्ट का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच टाउन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अपने अरुणाचल के। जैसे हमने आरजीयू का बात किया, एक हम लोगों ने अभी आपका नेरिस्ट का बात किया, अब हम बात कर रहे हैं एनआईटी। एनआईटी कहाँ पर है सर? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, एनआईटी कहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एनआईटी अरुणाचल अपना जोते वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। है सब ये पूरा आईसीआर वाले ही रीजन। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? एनआईटी अरुणाचल वाज स्टैब्लिश्ड इन 2010। तो कभी कभी ये अरुणाचल की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जेएनसी, आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत फेमस कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, काफी पुराना कॉलेज है ये, जेएनसी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? आलो में है, आपका पासीघाट में है, आपका रोइंग में है, या जीरो में है? बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं थे। बस ये आपको इसलिए करवा रहा हूं मैं ताकि आपका फोकस जाए इस पार्ट पर, क्योंकि बोलने से और करवाने से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये एक सेक्शन है, जैसे आपसे कभी कभी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई भी और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अरुणाचल का, वो पूछ लेगा, उसका शहर पूछ लेता है, वो कहाँ पर आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड इन आपका पासीघाट, और जीएनसी इज एफिलिएटेड विद आरजीयू, ठीक है। चलिए सर, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल थे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। ओ सर, क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ टोटल इंडिया टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल? हमारे देश का जितना भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, पोटेंशियल और एग्जिस्ट करने में डिफरेंस है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? हम जितना हाइड्रो पावर अचीव कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है। अभी हम उस कैपेसिटी पे नहीं है, जितनी हमारी, हम जितना अचीव कर सकते हैं हाइड्रो पावर हमारे देश में, उसमें अरुणाचल प्रदेश का कितना शेयर है? बताइए। ओके ओके, तो इसमें कुछ लोग बता रहे हैं डी, 60% तक भी बताया जा रहा है, बट जो मेजोरिटी मुझे दिख रहा है वो बी की तरफ है। अरे नहीं सर, बी वाले कम आंक रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर कैपेसिटी करेक्ट आंसर इज 40% है। कितनी है सर? 40% है अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर कैपेसिटी का पोटेंशियल। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ एग्जिस्ट करती है, मैं कह रहा हूँ इतना पोटेंशियल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट डेटा के ही हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा, आप यहां पर देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर बनेगी उसके लिए 8 मेजर रिवर बेसिन हैं। 8 मेजर रिवर बेसिन से अरुणाचल प्रदेश में फॉर द हाइड्रो पावर कैपेसिटी। रिवर बेसिन क्या होता है सर? रिवर बेसिन का सर मतलब होता है कि मान लीजिए ऐसा है कि एक कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, एक रिवर फ्लो कर रही है, फिर उसकी कोई और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसमें आके आपका मर्ज हो रही हैं। तो ये जो पूरा
एरिया है एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं, इस पूरे एरिया को कह देते हैं रिवर बेसिन, या फिर इसका दूसरा एक नाम है ड्रेनेज बेसिन। तो रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है, एक बड़ी रिवर और इससे एसोसिएटेड जो छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका एक जो कलेक्टिव एरिया है दैट इज आपका रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अरुणाचल में हाइड्रो पावर के लिए 8 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। तो कौन कौन से 8 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, लो मैं हट जाता हूँ, अच्छे से देख लो, फिर बाद में कंप्लेन कहते हो साइड प्लीज। ठीक है, तो देखो मेजर रिवर बेसिन्स में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन है, आपका कामेंग, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है हाइड्रो पावर के लिए। दूसरा है तवांग, तीसरा है दिक्रोंग, चौथा है सुबानसिरी, पांचवा है सियांग, छठा है दिबांग, सातवां है लोहित, आठवां है तिराप। अब ये आपको याद नहीं रखने हैं, आप बस इतना याद रखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसमें है, प्रोपोज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कामेंग की है। ठीक है, और 8 रिवर बेसिन से इतना ध्यान रखो, इतना डिटेल में एक एक आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो दैट इज रिगार्डिंग द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी, चलिए सर बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच अरुणाचल प्रदेश रिवर हैज बिकम द फोकस ऑफ हाइड्रो पावर डिस्प्यूट ड्यू टू अ लार्ज डैम चाइना इज बिल्डिंग फर्दर अप स्ट्रीम इन तिब्बत। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि भाई एक रिवर है यारलुंग सांगपो, चाइना में तिब्बत वाले रीजन में, उस पे चाइना क्या बना रहा है सर, एक डैम बना रहा है। ठीक है, तिब्बत से एक रिवर फ्लो करती है, रिवर का नाम क्या है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, और वही रिवर अपना अरुणाचल में एंटर करती है विद द नेम सियांग। तो यहाँ पर चाइना क्या बना रहा है, एक डैम बना रहा है, और वो डैम दुनिया का एक सबसे बड़ा डैम होगा। तो वो जब न्यूज आई तो इंडिया में भी उसको काउंटर करने के लिए अरुणाचल के एक रिवर पे डैम बनाना शुरू कर दिया गया। तो वही क्वेश्चन है, विच अरुणाचल प्रदेश रिवर हैज बिकम द फोकस ऑफ हाइड्रो पावर डिस्प्यूट ड्यू टू अ लार्ज डैम चाइना इज बिल्डिंग फर्दर अप स्ट्रीम इन तिब्बत। बताइए। हाँ जी, हाँ तो देखो यही रिवर है सर, सेम ही रिवर है। देखो अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम क्या है, अपने अरुणाचल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई अगर इन्होंने यहाँ डैम बना दिया और वो डैम सबसे बड़ा होगा दुनिया का, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई आपका वो हाइट पे है, तो वो यहाँ से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो पानी ज्यादा रोक लिया तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी, पानी ज्यादा छोड़ दिया तो फ्लड की कंडीशन हो जाएगी। तो ये एक डैम एक सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर जो रीजन है बहुत वल्नरेबल रीजन है, यानी अर्थक्वेक प्रोन जोन है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही जून या जुलाई में जितना मुझे याद आ रहा है एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें चाइना की वो इंटरनल रिपोर्ट थी कुछ कि उन्होंने ये जो डैम बनाया है फॉल्ट लाइन पे बनाया है। फॉल्ट लाइन मतलब ये समझो जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में एक थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत में भी एक डैम बनाया जा रहा है। कौन सी रिवर पे, सियांग रिवर पे। अब देखो यही जो रिवर है सर हम जानते हैं, ये बात तो नथिंग न्यू, यही रिवर जो यहाँ पर सांगपो कहलाती है, जब अपना अरुणाचल पहुंचेगी तो अरुणाचल में इसका नाम क्या हो जाता है, सियांग हो जाता है। ठीक है, तो इसी रिवर पे हमारे यहाँ भी डैम बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक छोटी कहानी मेरे को आपको बनानी थी, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, तो आप देखोगे आपका ये सांगपो रिवर है, इस तरह से आ रही है, ये आपका जब अरुणाचल में एंटर करेगी क्या बन गई, ये सियांग बन गई। अच्छा, ये यहाँ से जो बैंडिंग हो रही है, ठीक है, ये जो बैंडिंग हो रही है यहाँ पर एक माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक का नाम पता है? यहाँ जहाँ से बैंड होके अरुणाचल में ये सियांग एंटर करती है, तो वो माउंटेन पीक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पीक का नाम क्या है सर?
नामचा बरवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उस माउंटेन पीक का नाम क्या है, नामचा बरवा। चलिए सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश टेकिंग ऑफिस इन 1975 when it was still a union territory? बताइए, who was the first CM of अरुणाचल प्रदेश, who was the first CM of अरुणाचल प्रदेश taking office in 1975 when it was still a union territory? ठीक है, ये जब हम लोग पॉलिटिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये आपका कवर होता है। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। बिल्कुल सर, यानी कुल मिला के कह लो फर्स्ट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है, पीके थुंगन जी हैं। ठीक है, देखो दो नाम आप ज्यादातर सुनते हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आप पीके थुंगन जी का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, हाँ अगर उसने ये मेंशन कर दिया कि आफ्टर अटेनिंग स्टेटहुड हु वाज द फर्स्ट सीएम, तब आप ये जो गपांग जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। अगर सिर्फ इतना लिखा है फर्स्ट सीएम कौन थे, तो पीके थुंगन जी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, सीएम कब से बने, देखो सर आपको याद होगा 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी बनता है। उससे पहले क्या था, नेफा था। तो जब अरुणाचल प्रदेश नेफा था, नेफा मतलब ये आसाम के अंडर में आता था, तो नेफा वाले रीजन की एक काउंसिल होती थी जिसे कहते थे एजेंसी काउंसिल। ठीक है, तो एजेंसी काउंसिल क्या करती थी, नेफा के रिगार्डिंग मैटर्स को एज एन एडवाइजरी काउंसिल काम करती थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे आसाम के गवर्नर थे, तो उनको एडवाइज करना नेफा के रिगार्डिंग, तो वो डिसीजंस कौन लेता था, एजेंसी काउंसिल। फिर जब आसाम से सेपरेट होके अरुणाचल एक यूनियन टेरिटरी बना, तब यहाँ पर क्या होती थी, प्रदेश काउंसिल होती थी। ठीक है, तो यहाँ के डिसीजंस कौन ले रहा था, ये प्रदेश काउंसिल ले रही थी। फिर उसके बाद 1975 में चेंज आएगा। 1975 में अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। ठीक है, प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, एक टेम्परेरी असेंबली बन रही है, उसको कह रहे हैं प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 72 में जो प्रदेश काउंसिल थी, इसमें काउंसलर्स थे, और इसमें जो चीफ काउंसलर थे वो थे आपका पीके थुंगन जी। तो जब ये प्रदेश काउंसिल आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो पीके थुंगन जी क्या बन जाएंगे, इसके पहले सीएम बन जाएंगे। फिर उसके बाद 1978 में फाइनली इलेक्शंस हो गए, और उसके बाद फिर आपका प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली बन के काम चलने लगा। ठीक है, चलिए सर, तो इसके रिगार्डिंग जो भी ये न्यूज़ के रिगार्डिंग आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब वो एक बार मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सीट्स डज द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैव। हाँ, कितना टफ क्वेश्चन है सर, ये तो सर बन ही नहीं पाएगा ना। हाँ ठीक है, देखो पर्पस ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्वेश्चन करा के निकलना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, उसको भी हम कराते हुए चल रहे हैं। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ ही टफ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल भी आते, तो टेंशन मत लो। ठीक है, लेवल्स की। चलो, हाँ तो ये तो इसमें सर क्या है, ये तो अरुणाचल में कितनी सीट्स हैं, आपका 60 सीट्स हैं। ठीक है, और आपका स्टेटहुड कब मिला था, 1987 में मिला था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच फ्रूट एंड द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिसीव ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर इट। बताइए, ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल, एप्पल, क्या होगा सर करेक्ट आंसर।
ठीक है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच फ्रूट एंड द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिसीव ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट फॉर इट। ठीक है, अब देखो ये शुरुआती मैराथन थी, ध्यान रखना आगे वाले में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल। करेक्ट आंसर इज कीवी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज कीवी। तो दो तरह से याद रखना कि भाई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अरुणाचल किस फ्रूट का है? कीवी का है। यानी इंडिया में जितनी भी कीवी प्रोड्यूस हो रही है, आप इमेजिन करो देश भर में जितनी भी कीवी प्रोड्यूस हो रही हैं उसका 40 से 50% प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपना अरुणाचल में ही हो रहा है। दूसरा, अरुणाचल पहला स्टेट बना है जिसने ऑर्गेनिकली कीवी को उगाया है, यानी कीवी के मामले में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी अरुणाचल के पास है, और ये सर्टिफिकेट पाने वाला अरुणाचल इज द फर्स्ट स्टेट। कब मिला है? 2020 में। तो आपका जो जीरो वाला रीजन है, वेस्ट कामेंग तवांग वाला रीजन है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो जीआई टैग्स के भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 10, विच सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट टोटल टेन्योर? बताइए क्वेश्चन नंबर 10, कौन से सीएम का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है अगर हम कलेक्टिवली बात करें ओवरऑल? हाँ जी, मैंने ये नहीं लिखा, वहां वर्ड लिखा था मेनली, तो अनिनी भी हो सकता, ओनली वर्ड नहीं लिखा था सर। हाँ, तो हु वाज द सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर कौन से सीएम साहब का रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये जो अपांग जी का रहा है। ठीक है, आपका एक तो वो 1980 से 1999 तक लगातार सीएम रहे थे, फिर उसके बाद वो 2003 से लेकर 2007 तक सीएम रहे थे। तो ये जो अपांग जी का नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें ध्यान रखेंगे कि भाई वो आपका जब स्टेटहुड मिल रहा है अरुणाचल को, एट दैट टाइम अगर आपसे पूछता है कौन सीएम था, तो आप अपांग जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए सर। हाँ, पेमा खांडू सर का तो अभी टाइम है ना, अभी तो कंपैरेटिवली तो अपांग जी का भी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी लोकसभा एंड राज्यसभा सीट डज अरुणाचल प्रदेश हैव? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया, एक पर्सन ने कल गड़बड़ किया था, है ना, तो एक पर्सन ने कल, मैं जब पढ़ा रहा था राज्यसभा सीट, वो बोल रहे थे 2 होती हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आज डाल दिया, मैं थोड़ा सा डर गया था। ये वैसे आसान सवाल है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बताइए इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स अरुणाचल प्रदेश हैव? 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा, बहुत सही जवाब है। ठीक है, 2 लोकसभा सीट्स हैं, 1 राज्यसभा सीट्स हैं। आपसे क्या पूछ चुका है? फर्स्ट लोकसभा मेंबर पूछ चुका है। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा मेंबर अरुणाचल से कौन थे, ये ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। तो कौन थे सर? आपका सीके गोहेन जी थे। ही वॉज नॉमिनेटेड फ्रॉम द नेफा रीजन। ठीक है, तो सीके गोहेन जी आपका फर्स्ट लोकसभा मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब राज्यसभा वाले कौन हैं, ये मैं ऑलरेडी अरुणाचल जीके में कवर कराया हूँ, इसको घर जाके एक बार खुद से देख लेंगे। ठीक है, राज्यसभा मेंबर कौन थे इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, और राइट सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्म ड्यूरिंग द द्री फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ राइस प्लांटिंग सीजन? ठीक है, तो ये आपका एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ सवाल है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? थैंक यू बेला टफ को कीजिए। Which dance form of Arunachal Pradesh is performed during the Dri festival to celebrate the beginning of rice planting season? बताइए सर। हाँ, तो जो डांस फॉर्म है दैट इज आपका दमिंदा। कौन सा परफॉर्म होता है? दमिंदा होता है। और द्री फेस्टिवल कौन सा ट्राइब का है? आपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है। ठीक है, द्री आपका फेस्टिवल किसका है? आपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए सर, तो इसको ध्यान रखिएगा।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। ठीक है, बताओ। ये हम लोग ऑलरेडी सर ये सारे सवाल प्रीवियस आपका करके आ चुके हैं। बताओ सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, हाँ, 395, 395, 365, 410, 448। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में बना था। ठीक है, एक सवाल और है, एक सरकारी सवाल और है जो कई बार आपसे पूछता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, एनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ओरिजिनल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे, 365, 395, 410, आपका 448। करेक्ट आंसर इज, शुरुआत में जब ये संविधान बना था तो आपका 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन आप ऑफ इंडिया आपका बन रहा है एट द टाइम उसमें आपका 39, ऐसे याद रखो 395 आर्टिकल्स थे। टोटल कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, टोटल 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे। और आज की अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, आर्टिकल्स आपके एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता है, 450 प्लस, एक बार मैंने काउंट किए थे 450 प्लस निकले थे। किसी जगह पे रिटर्न में एज सच नहीं मिलता है और उसको हम इतना याद भी नहीं रखते क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के आर्टिकल्स कोई नहीं पूछता है, लेकिन हाँ पार्ट्स कितने हैं, तो 22 से बढ़ के पार्ट्स हो गए हैं 25। और शेड्यूल पहले 8 थे, 8 से शेड्यूल कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। ठीक है, तो विद टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं। अब सर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं तो अमेंडमेंट भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे ये भी कई बार रिपीट हो चुका है कि ये जो चेंज हो पा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ गए, पार्ट्स बढ़ गए, शेड्यूल्स बढ़ गए, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम कह रहे हैं अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 368। 448 को तो बहुत पहले हम क्रॉस कर गए। ठीक है, चलिए, तो वो पुराने जो सोर्सेज है उसमें आपको 448 मिलेगा, है ना। चलिए, तो 368 आर्टिकल याद रखिएगा फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सर देखो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेंटली कंटेन। और ये तो सर अभी हम लोग बात करके आए, कितने शेड्यूल्स हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन में, रिसेंटली 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, करेंटली कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स पे भी सर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है, तो शेड्यूल्स हमको 12 के 12 याद होने चाहिए। उसका निमोनिक भी मैं क्लास में कराता हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 12 के 12 शेड्यूल्स याद होने चाहिए। टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशंस और ओथ, आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस फॉर शेड्यूल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, एफ फॉर फेडरल लिस्ट, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये 12 के 12 शेड्यूल्स आपसे पूछता रहता है। जनरली शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू फेडरल लिस्ट। आपका शेड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज रिलेटेड टू आपका एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। तो ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। ठीक है, तो शेड्यूल्स को अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, तो कितने हैं आपका 12 शेड्यूल्स हैं। तो पहले 8 थे, अब बढ़ के 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, द जीएसटी काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ, द जीएसटी काउंसिल इज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए सर, आर्टिकल 265, 279 ए, 280 या 300 ए? बताओ सर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो वैसे तो ये जीएसटी काउंसिल वाला, जब ये जीएसटी आया था तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जीएसटी ऐसी चीज़ है सर, कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है तो चांसेस हमेशा बने रहते हैं इसके। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 279 ए। या तो ये पूछ लेगा आर्टिकल बताओ, या पूछ लेगा जीएसटी काउंसिल कौन से अमेंडमेंट से आई है। तो अमेंडमेंट कौन सा है सर? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो जो 101st अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उससे जीएसटी को ऐड किया गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के लिए आर्टिकल ध्यान रखेंगे, दूसरा उसका अमेंडमेंट ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो इंपॉर्टेंट चीजें आपका हैं, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, कितने लोग एक्टिव हैं? गिव मी थम्स अप। ढेर तो नहीं हो गए सर? कहानी आगे बढ़ रही है, यस और नो? ये तो सर अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी तो और आगे जाना है। ठीक है, तो अभी ये जो आपका एग्जामिनेशन है सर, ये सबसे बड़ी चीज़ जो आप अगर नोटिस करोगे, आपको सिखाता है आपके एंड्योरेंस। आप कितना कुछ बर्दाश्त करना सीख जाते हो। किसी का मन नहीं होता है सर 6-6 घंटे बैठ के क्लास करना, लेकिन आप बैठ पा रहे हो क्योंकि ये एग्जामिनेशन ने आपको सिखाया है, और ये लाइफ टाइम ये एंड्योरेंस आपका काम आएगा। सिलेक्शन हो ना हो, आप इंसान गजब के हो जाओगे। ठीक है, इंसान मजबूत हो जाओगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रिपरेशन ज़ीरो हो जाए। रिजल्ट ज़ीरो बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन हो गया तो पैसा वसूल है ही आपकी मेहनत का, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो एज ए पर्सन आप मजबूत ज़्यादा बन जाओगे, मेहनती ज़्यादा बन जाओगे। तो लाइफ में आगे कुछ भी आप करोगे तो सक्सेस होने के चांसेस हमेशा बाकी के कंपैरिजन में आपके ज़्यादा रहेंगे। ठीक है सर, चलिए सर, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑफिस ऑफ कैग इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? बताइए सर, कैग के लिए कौन सा आर्टिकल है? हाँ, बताइए कैग के लिए कौन सा आर्टिकल है? हाँ जी सर, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल ये 149 कोई लिखा था क्या? अरे भाई, ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें से ट्राई करिए बताने का, है ना। 76, 124, 148, 165। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 148। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, देखो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में लिखी गई हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका आर्टिकल ही होता है। तो कैग के बारे में कौन इंट्रोड्यूस करता है? आर्टिकल 148। बाकी आप ये देखोगे जब हम पढ़ते हैं सर आपका पार्ट 5 यूनियन, तो पार्ट 5 यूनियन में मैं आपको बताता हूं कि सर पार्ट 5 यूनियन में आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है? 151 तक। तो 52 से लेकर 78 तक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, और 79 से 123 तक हम क्या देखते हैं? यूनियन लेजिस्लेटिव, और 124 से लेकर आपका 147 तक क्या होता है? आपका जुडिशरी। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका 148 से लेकर 151 है, ये आर्टिकल किससे रिलेट होता है? दैट इज रिलेटेड टू आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो 148 से लेकर 151 किसके बारे में है? कैग के बारे में है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है सर,
और 148 से 151 है, और 148 बेसिकली कैग को इंट्रोड्यूस करता है। फिर कैग की क्या क्या पावर्स हैं और जो उससे रिलेटेड चीजें हैं बाकी के आर्टिकल्स में आपका लिखा गया है। तो या तो हो सकता है 148 से 151 ऑप्शन देगा, वो भी करेक्ट है, या फिर आपको ऑप्शन 148 देगा, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ? 14, 19, 21, 32। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स दैट इज पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35। अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है, तो मैं आपको बताता चलूं, सीजीएल ने तो ये भी नहीं पूछा था। सीजीएल में तो ये पूछा गया था कि एक आपका कुछ एग्जाम में पिछले 2 साल में एक क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट में है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ उसका टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल आ रहे हैं। बताओ, तो ये तो सर हम लोग जो पढ़ते हैं ना, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, तो उसमें आर्टिकल 14 तो मैं पढ़ाता हूँ, क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये दोनों चीजें किस में आती हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दोनों चीजें किस में आती हैं? आर्टिकल 14 में आती हैं। ठीक है सर, ये किस में आ रही हैं? आपका आर्टिकल 14 में आ रही हैं। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है सर? कोई डाउट होने से बताइए। तो पॉलिटी सर आपका ऐसा सेक्शन है जीके का जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, ये सबसे न्यूट्रल पार्ट है, ना ही इससे टफ बहुत सवाल बनते हैं, ना ही बहुत आसान। बेसिक सवाल बनते हैं जो आप पढ़ के जाओगे लगभग वही बनेंगे। बाकी सबका वेटेज तो वेरी कर जाएगा। जनरली अगर आप देखोगे पॉलिटी के तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको फिक्स हैं। मान लो 25 है तो मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत स्टेबल सब्जेक्ट है ये आपका। तो इसीलिए अब हम जब भी शुरू करते हैं ज़्यादातर पॉलिटी से ही शुरू करते हैं, और मैं बार बार इसमें यही समझाता हूँ कि ये बहुत बड़ा भी नहीं है हिस्ट्री की तरह, और ये बहुत छोटा भी नहीं है इकोनॉमी की तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि ज्योग्राफी जितना वेटेज हो, और बहुत कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इकोनॉमी की तरह क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हो। स्टेबल है अपना ये सब्जेक्ट। ठीक है, फिक्स है। मेरे को इतना पढ़ लो, तुमको मैं इतना क्वेश्चन का तो आंसर दिलवा ही दूंगा एग्जाम में। इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉलिटी पे हमेशा फोकस रखो। ठीक है सर, चलिए सर। हाँ, तो आर्टिकल 14 आके आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए सर, भारत का प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आसान सवाल है सर। प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज कितनी होती है? 35। ये सर हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं सर? क्वालिफिकेशंस टू बिकम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। याद करो सर, उस पर हम क्या बात करते हैं? तो प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है मैं उसको लिखाता हूँ। कैसे लिखाता हूँ? ये होती है सर 35 LOC। ये क्या है? 35 मतलब प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज 35 ईयर्स। एल मतलब प्रेसिडेंट मस्ट हैव ऑल द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ लोकसभा मेंबर। लोकसभा मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सब क्लास में समझाता हूँ। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्राइटेरिया है, दैट इज द कंडीशन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर इज 35 ईयर्स। ठीक है, तो
तो और क्या क्या क्राइटेरिया है उसका हम निमोनिक से याद रखते हैं 35 LOC। आई होप यहां तक चीजें आपका पहुंच जाएगा। जजेस के लिए कोई एज बार नहीं है, उनके रिटायरमेंट का एज बार है 65 ईयर्स, है ना। सर्विस ज्वाइन करने का कोई एज बार नहीं है, मिनिमम एज नहीं है उनका कोई। विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? 1 2 3 4 बताइए कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो नया स्टेट बनाए या एग्जिस्टिंग स्टेट्स का बाउंड्री को ऑल्टर करें। ठीक है, तो ये जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस करते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपसे ये बताता भी हूँ कि सर हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेट में कोई भी चेंज करना हो, स्टेट का नाम बदलना हो, स्टेट के 2 पार्ट करने हो, 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना हो, कोई भी बाउंड्री चेंज करना हो, या कोई नई टेरिटरी हमने एक्वायर की है उसको इंक्लूड करना हो, तो ये सारी अथॉरिटी किसी के पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून बना के ये सारी चीजें आपका कर सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 3। ठीक है, अगर कोई नई टेरिटरी एक्वायर है उसको इंडक्ट जब करते हैं तो आर्टिकल 2 यूज होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई टेरिटरी है उसके लिए आर्टिकल 3 यूज करते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी चीज का किसी भी तरह चेंजेस को करना है तो देन वी विल यूज आर्टिकल 3। तो ये सब किसकी पावर है? पार्लियामेंट की पावर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग के रिलेटेड ये दूसरा सवाल है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी। ओके, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज बी। तो आपका जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है उसका कितना टेन्योर है? या तो मैक्सिमम 6 इयर्स रहेगा या टिल द एज ऑफ 65 इयर्स रहेगा। देखिए कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में, है ना, सरकारें हिला देता है कैग, क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये लोग जो खर्चा करते हैं उसको रीचेक करता है। मतलब इनका मेन काम ये है कि सरकार ने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया उस पर्पस के लिए उसको यूज किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीजें कौन निकाल के लाता है? कैग निकाल के लाता है। अब इसको सरकार के अगर गवर्नमेंट के अंडर ऑफिसर बनाएंगे तो ये कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे पाएगा? इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जैसे हमने देखा था इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, इसी तरह से कैग भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये डायरेक्ट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और प्रेसिडेंट रिपोर्ट कहाँ रखता है? पार्लियामेंट रखता है। और पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाने के बाद अगर मान लो किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट है कि ये मिनिस्टर ने इस फंड को मिसयूज किया इस तरह से, तो ये सजा देने का काम नहीं करता, इसका काम बस है रिपोर्ट बना के दे देना। अगर उसको सजा देनी होगी तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाएगी, मान लो मिनिस्टर ने कोई करप्शन किया है तो एक कमेटी है पार्लियामेंट में, पीएसी, पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी, ठीक है, आपका वो जो पीएसी है वो क्या करेगी, इसके अगेंस्ट आपका जो भी करप्शन होगा उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना होगा पीएसी फिर आगे उसको हैंडल करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखो अंडर प्रेसिडेंट तो सभी है, प्रेसिडेंट सबका बॉस है, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो या तो वो 6 इयर्स का टेन्योर होगा या मैक्सिमम 65 इयर्स ऑफ एज। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई पर्सन एट द एज ऑफ 58 कैग बनता है, ठीक है, तो उसके पास 65 ईयर तक होने के लिए मान लो 7 इयर्स बचे हैं, लेकिन वो 7 इयर्स तक कंटिन्यू नहीं करेगा। या तो उसके 6 इयर्स पूरे हो जाएं पहले, या फिर 65 इयर्स की एज पहली हो जाए। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वो रिटायर कर जाएगा। यानी अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स बन सकता है और उसका मैक्सिमम टेन्योर 6 इयर्स हो सकता है, इससे ज़्यादा
नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सर, तो ध्यान रखिएगा कैग के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच शेड्यूल of the constitution lists the names of the states and union territories of India? किस शेड्यूल में स्टेट्स और यूटीज के बारे में लिखा गया है, बताइए। क्या है सर करेक्ट आंसर? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या लिखा है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपका लिखा गया है। देखो, एक जो बार बार आता है कि सर याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो वाकई में याद नहीं होता है, किसी से भी याद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कोई बहुत शार्प मेमोरी लेके पैदा हो गया है वो याद कर पा रहा है, आप ही नहीं कर पा रहे हैं। ये मत समझिए ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, ये सभी की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन कौन लेगा, जिसके पास इसका सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम सबके पास होती है, डर सबको लगता है, जीतता कौन है, जिसके पास सॉल्यूशन हो। इसका सॉल्यूशन क्या है, रिवीजन करिए बार 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 बार। जब मल्टीपल टाइम्स आप फोकस लगा के रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया फर्स्ट शेड्यूल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? बताइए, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ हाँ, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। चलिए जी, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ये तो सर क्या मतलब, ये तो बता ही देना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 52, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए 74। ये तीन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट के लिए 52, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए 74। याद नहीं हो रहा, ऐसे याद रखो 5 6 7 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 2 3 4। तो प्रेसिडेंट के लिए 52, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए 74। तो ये तीन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा को चेयर करेगा, लीड करेगा, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए सर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैप्ड द साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? ये ऑलरेडी आपका एक बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ठीक है, ऑलरेडी आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखो सर, आई डोंट ट्रस्ट, या तो तैयारी छोड़ दो या फिर ट्रस्ट वाली बातें छोड़ दो, बस धुआंधार लगे रहो, ठीक है, डाउट में मत रखना सर अपने आप को। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैप्ड द साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? मतलब देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं या तो वो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे या कोई बाहर का पर्सन भी बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ्स उसको लोकसभा या राज्यसभा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कुल मिला के लोकसभा राज्यसभा के ही मेंबर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कितने मिनिस्टर बन सकते हैं, इसका पहले कोई लिमिट नहीं था। मान लो मोदी जी आ गए, मोदी जी के पता चला 100 एमएलए हैं, या मान लो 300 एमएलए उनके सपोर्ट में है, सॉरी एमपी, 300 एमपीज लोकसभा में उनके सपोर्ट में है, 100 मान लो राज्यसभा में उनके सपोर्ट में, तो क्या 400 लोगों को वो मंत्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसकी एक लिमिट है।
तो जितने भी लिमिट ऐसे सेट की गई है कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 15%, मैक्सिमम इतने मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट से आया? हाँ बिल्कुल 86 नहीं सर, इट इज 91st अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट याद करो, राइट टू एजुकेशन के लिए है, आर्टिकल 21 आया है उससे। तो 91st अमेंडमेंट याद करेंगे तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से इस चीज को क्या कर दिया गया है? लिमिट कर दिया गया है कि मैक्सिमम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने बनेंगे? 50% ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ। स्टेट में भी यही कर दिया गया है कि स्टेट असेंबली की जितनी स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम 15%, इतना मेंबर आपका स्टेट का मिनिस्टर बन सकता है। दिल्ली बस एक्सेप्शन है, दिल्ली में वो लिमिट कैप कितना है? 10% है। ठीक है सर, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या सर, छोटा छोटा क्वेश्चन, इसमें गलती नहीं करना। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? देखो कुछ अलग नहीं है, जितना प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए। तो मिनिमम एज ध्यान रखना सर, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, तीनों का मिनिमम एज सेम ही होता है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, तीनों का मिनिमम एज कितना है? 35 ईयर्स है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर होने से भी कितना होगा? 35 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। विच इंपीरियल चोला किंग बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर? ठीक है, चोला से रिलेटेड आपसे ऑलरेडी एक सवाल पूछ चुका है, चोला के फाउंडर का नाम पूछा था, तो फाउंडर कौन है चोला के? विजयालय। ठीक है, चोला के फाउंडर कौन है? विजयालय। और चोला की कैपिटल थंजावुर, चोला की कैपिटल थंजावुर। ये इंपीरियल चोलास की बात हो रही है। तो एक बृहदेश्वर टेम्पल कौन से चोला किंग ने बनवाया था? विजयालय, राजा राजा वन, राजेंद्र वन या कुलोथुंगा चोला वन? करेक्ट आंसर की हम बात करें, राजा राजा चोला वन। ठीक है, तो राजा राजा वन नाम याद रखेंगे, बृहदेश्वर टेम्पल उन्होंने बनवाया था। और बृहदेश्वर टेम्पल की हम क्यों बात कर रहे हैं? दैट इज द यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, चलिए सर, तो इसको ध्यान रखेंगे। डेट इज रिगार्डिंग द चोला एम्पायर। तो साउथ इंडिया के एम्पायर भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इंश्योर करिए वो आपको याद रहें। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर was fought between बाबर एंड विच रूलर? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, हेमू। क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम नहीं है सर, देरी नहीं होनी चाहिए, जवाब का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। ये मैराथन है सर, इसमें दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, खरगोश नहीं बनना है कि शुरू का 15 मिनट तेज चल के फिर सो जाएं, कछुए की तरह धीरे धीरे चलता रहना है। डियर देखो, जितना भी मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि ये पोर्शन में थोड़ा और पढ़ने का नीड है, तो उसको आप अपने आप से भी रिवाइज करते जाइए, क्योंकि मेरे पास आपके देने के लिए अभी अलॉट है 1.5 आवर्स, लेकिन बाकी दिन आपके पास हैं। आप मान लीजिए कोई टॉपिक में आपको लग रहा है ये मेरा पार्ट मिसिंग है, वैरायटी कराने का पर्पज़ ही यही है। जो लग रहा है ये पार्ट मैं और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लूँ, तो उसको घर पे एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको और भी सवाल कराने, जितना पॉसिबल हो रहा है वैरायटीज़ कवर करने का, उससे आसपास की चीज़ें बताने का, मैं उसको लेता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देखो मैं कई बार बता चुका हूं कि सर आपसे मिडिवल हिस्ट्री में बैटल्स पूछने के चांसेस रहते हैं। और बैटल्स वैसे तो आपको देखो, बैटल ऑफ तराइन भी है, बैटल ऑफ पानीपत भी है, बैटल ऑफ चौसा भी है, बैटल ऑफ कन्नौज भी है, बैटल ऑफ तलाई कोटा भी है, आपका बैटल ऑफ बक्सर भी है। ठीक है,
बैटल ऑफ प्लासी भी है, बट पता नहीं आपके एग्जामिनर को सबसे ज्यादा मजा बैटल ऑफ पानीपत में ही आता है, सबसे ज्यादा रिपीट इसी को ही किया है, ठीक है। तो कई बार तो सवाल सीधा सीधा ये पूछा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुआ। मन नहीं भरा तो पूछ लिया मंथ भी बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका अप्रैल 1526 में हो रहा है। और इसमें किस किस के बीच लड़ाई हुई थी, एक साइड था आपका बाबर और दूसरी साइड था आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इब्राहिम लोधी। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्यों आप लोग शायद अटेंड नहीं है कर रहे हैं क्या, कल भी मैराथन में जनरल साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं, डेली लेंगे, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिलेंगे, सब मिलेगा, ठीक है। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर अराउंड 321 BCE, बताइए मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था। हाँ, बताइए। हाँ जी सर, मौर्यन एम्पायर का फाउंडर, बिल्कुल मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, इट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो इससे पहले नंदा डायनेस्टी होती थी, तो नंदा डायनेस्टी का एक रूलर था धनानंदा, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य अपना नया एम्पायर सेट करेंगे, दैट इज मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और ये तब की बात हो रही है, इससे कुछ टाइम पहले ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन का ईयर भी याद रखिएगा, इट वाज 326 BC, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। द आईन अकबरी, अ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ अकबर श्रीन वाज ऑथर्ड बाय हुम। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी रिपीट हुआ है, आईन अकबरी किसने लिखा है, ठीक है, बताइए। आईने अकबरी पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हुमायूं नामा, होमवर्क में लिख लेना, हुमायूं नामा देखना किसने लिखा है, हुमायूं नामा की जो सिस्टर है उन्होंने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बताइए सर, आईने अकबरी वाज ऑथर्ड बाय हुम, किसने लिखा है आईने अकबरी, अबुल फजल, फैजी, बदौनी, अब्दुल कादिर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अबुल फजल, ठीक है, करेक्ट आंसर इज अबुल फजल। आईने अकबरी क्या है, मतलब वो आपका अकबर की बायोग्राफी समझ लो, उसको उन्होंने इसमें आपका लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, जो उनका सिस्टर थी हुमायूं की, ठीक है। तो ये पूछता रहता है। तुजुके बाबरी किसने लिखा है, बाबर ने ही लिखा है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है तुजुके बाबरी, टर्किश में है, ओरिजिनली टर्किश में है, ठीक है। जो मुगल्स आए थे, मुगल्स की ओरिजिनली भाषा क्या थी, टर्किश थी, ध्यान रखना, कभी कभी इस टाइप के भी सवाल पूछ लेता है। बट उनकी जो ऑफिशियल कोर्ट रूम की लैंग्वेज थी, दैट वाज पर्शियन। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार उर्दू लिखाते हैं, उर्दू बहुत बाद में आई है सर, ठीक है, लेटर मुगल्स में उर्दू देखने को मिलेगा। चलिए, करंट अफेयर्स अगर करने हैं तो पिछले 2 महीने के, मान लो मई जून के करके जाओ, उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, वो मिल जाएंगे इसमें भी, प्लस साथ ही साथ आपका ऑलरेडी देखो लगातार अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस कराया गया है, लगातार आपका जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स हैं वो भी इसीलिए साथ ही साथ करा के गए हैं, ताकि एंड टाइम पे उसका आपको बर्डन ना रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैं एक दिन में 5 क्वेश्चन करा दूँ, उससे आप इंश्योर हो जाओ, ठीक है। इसमें तो मैं वैरायटी कवर कर सकता हूँ। Which Governor General of India abolished the practice of sati through legislation in 1829? बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Which Governor General of India abolished the practice of sati through legislation in 1829? हाँ देखो, एडवोकेसी तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, बट उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था जिसने सती प्रथा को अबॉलिश किया, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, डलहाउजी, कर्जन,
ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो, अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह हिस्ट्री थोड़ा अच्छा सा पढ़ी है, तो कर्जन तो सर 1905 में आता है, जब आपका क्या कहते ये चल रहा था, क्या कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा तो ये 1905 के अराउंड देखने को मिलेगा। डलहौजी तो सर 1857 मतलब 1856 में चला जाएगा, इसी की वजह से 1857 का रिवोल्ट हो रहा है। कॉर्नवालिस भी हमें कब देखने को मिल रहा है, जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 आ रहा है, ठीक है, उस टाइम हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं। तो बचेगा क्या, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। अब विलियम बेंटिक के बारे में दो चार चीजें याद रखना। क्या याद रखोगे कि सर देखो विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हो रहा है, विलियम बेंटिक के टाइम पे एक बात ध्यान रखिएगा कि सर आपका ऐसा था कि जो आपका चार्टर एक्ट आया है ना, एक तो 1773 आया, फिर 1793 आया, फिर 1813 आया, फिर आपका 1833 आया। तो ये जो 1833 वाला चार्टर एक्ट था, उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले ये जो गवर्नर जनरल होते थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, फिर ये 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बन जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इट वाज बेंटिक, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज बेंटिक। तो ध्यान रखेंगे ये कब अबॉलिश हो रहा है, बेंटिक के टाइम पे। तो ये भी एक वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो वाइसरॉय है, जो भी ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल से, उनके टाइम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहा है, तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सर, तो बेंटिक को हम क्यों याद रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज्ड टू एनेक्स सेवरल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। ये सरकारी सवाल है, ये बहुत रिपीट होता है, ठीक है, ये बहुत रिपीट होने वाला सवाल है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर रुकना नहीं चाहिए, इसका आंसर रुकना नहीं चाहिए सर। हाँ बिल्कुल। तो ये सर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया। ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। देखो डलहौजी एक कानून लेके आया था कि कोई भी राजा अगर उसका सक्सेसर बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब उसने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसका खुद का बच्चा नहीं है, तो वो अंपायर को एनेक्स कर लेगा, कौन, डलहौजी। तो ये बड़ा अजीब सा लॉ था, लेकिन था, इसीलिए लोग ज्यादा गुस्सा हो गए कि कुछ भी तुम रैंडम लॉ ले आओगे। तो इसी तरीके से उसने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे किंगडम्स को एक्वायर कर लिया, ठीक है, इसी कानून की वजह से। कई सारे कानून प्रिंसली स्टेट से जो इसके एनेक्सेशन में फंस गए इस कानून की वजह से। उसके अलावा एक अवध, अवध तो बिना बात के चला गया, अवध के पास तो बायोलॉजिकल सक्सेसर था, बट उसने कहा नहीं तुम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रहे हो, तो अवध भी इसी चक्कर में इनके कंट्रोल में चला गया था, ठीक है, बिल्कुल। फिर इसी के बाद झांसी वाली रानी ने इसके अगेंस्ट लड़ाई किया था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। हु इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। फादर ऑफ नेशन हम किसको कहते हैं सर। देखो ये जो फादर ऑफ नेशन टाइटल है ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल क्यों नहीं हो भी नहीं सकता, क्यों, आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, स्टेट किसी को ऑफिशियली टाइटल नहीं दे सकता। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडिया, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये पब्लिकली एक्सेप्टेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन हम किसको कहते हैं, फादर ऑफ नेशन हम कहते हैं महात्मा गांधी जी को, ठीक है। फादर ऑफ नेशन पब्लिकली किसके लिए टर्म एक्सेप्टेड है, महात्मा गांधी जी के लिए।
चलिए सर, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 कंसर्निंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड विच लीडर। पूना पैक्ट पे भी सवाल पूछ चुका है, गांधी इरविन पैक्ट पे भी पूछ चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं, इस पे भी सवाल आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट किस किस के बीच साइन हुआ था? पूना पैक्ट साइन हुआ था, देखो सर, आपका गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कहानी क्या थी इसके पहले? कहानी ये थी कि सर ब्रिटिशर्स एक सेपरेट इलेक्टोरेट ला रहे थे डिप्रेस क्लासेस के लिए। मतलब आपका जो दलित कम्युनिटी है, जो हिंदू में एक जो दलित कम्युनिटी है जिनको लो कास्ट में काउंट किया जाता था उस टाइम पर, तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट, मान ली ऐसी कोई भी कम्युनिटी, ऐसा कोई भी रीजन जहां पर दलित जो होंगे वो आपका मेजॉरिटी में होंगे, तो उस रीजन में, यानी किसी भी कम्युनिटी को मान लो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझ लो, अगर किसी भी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है तो उस रीजन में, जिस रीजन में उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, तो उस रीजन में सिर्फ और सिर्फ उसका ही पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, उसी कम्युनिटी का पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ये होगा। साथ ही साथ उसी कम्युनिटी के लोगों के पास वोटिंग राइट्स होगा, किसी और के साथ पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर चुके थे, सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे के ऑलरेडी वो डिवीजन कर चुके थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि फिर से एक सेपरेट इलेक्टोरेट करके वो एक ही रिलीजन के लोगों में उसको और फर्दर डिवाइड करें। तो इसीलिए गांधी जी यरवाड़ा जेल पुणे में थे उस टाइम, आमरण अनशन पे बैठ गए थे, फास्ट अंटिल डेथ, कि अगर जब तक ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं हटेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद अंबेडकर जी के साथ उनका समझौता होता है और वो जो आपका पैक्ट साइन होता है डेट इज पूना पैक्ट। तो गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने इसको साइन किया था। ठीक है, तो दैट वाज अ बैक स्टोरी रिगार्डिंग पूना पैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या जानना है? एक तो पॉइंट ये याद रखना, ही वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? हाँ सी, बिल्कुल सही बात। देखो अगर एरिया वाइज जाएंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया? राजस्थान, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाई एरिया? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। अच्छा ये बताओ सर, स्मॉलेस्ट वाला बताओ, which is the smallest area, which is the smallest state of India by area? बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, which is the smallest state of India by area? बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज गोवा। तो लार्जेस्ट इज राजस्थान, स्मॉलेस्ट इज गोवा। बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन पूछेगा तो लार्जेस्ट कौन है पॉपुलेशन में? यूपी है। ठीक है, आपका एरिया में अगर पूछेगा, वो पॉपुलेशन में अगर स्टेट पूछेगा तो दैट इज सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन ड्यूरिंग पार्टीशन इन 1947 टुडे फॉर्म्स इंडियाज बॉर्डर विद विच टू कंट्रीज? ठीक है, तो दो बाउंड्रीज हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका डुरांड लाइन, एक आपका रेड क्लिफ लाइन, तो दोनों को ही हमने यहाँ पर आपका कवर कर लिया है। इसका आंसर बताओ सर। रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन ड्यूरिंग पार्टीशन टुडे फॉर्म्स इंडियाज बॉर्डर विद विच टू कंट्रीज? हाँ, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हाँ जी सर,
देखो रेड क्लिफ लाइन कब बनी थी? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बनी थी। रेड क्लिफ लाइन का पर्पस क्या था कि भाई इंडिया जो यूनिफाइड इंडिया था इसमें से एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन दैट इज पाकिस्तान उसको सेपरेट करना था। तो उसके लिए क्या करा गया कि एक ये रीजन सेपरेट किया गया, एक ये रीजन सेपरेट किया गया। ये रीजन उस टाइम कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, ये कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान। दो रीजन्स में ये सेपरेट हुआ। तो सेपरेट करने के लिए जो डिमार्केशन किया गया इसके लिए डैनियल रेडक्लिफ को बुलाया गया। तो डैनियल रेडक्लिफ ने ये जो बाउंड्री बनाई उसी को हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। फिर फर्दर आपका ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये किस में बदल जाएगा? ये आपका पाकिस्तान वाले रीजन से सेपरेट होके फिर एक नया कंट्री बन जाएगा 1971 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। ठीक है। तो ऑल्दो दैट इज अ बाउंड्री, दैट वाज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट एट करंट सिचुएशन हम बात करें तो ये बाउंड्री किस किस के बीच हो गई? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये बाउंड्री आपका बन गई है। ठीक है सर, चलिए। तो दैट इज रिगार्डिंग द रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो सर क्या है? विच रिवर इज रेफर्ड टू एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड्स? गंडक रिवर, कोसी रिवर, सोन रिवर, घाघरा रिवर। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? सॉरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? विच रिवर इज रेफर्ड टू एज द सॉरो ऑफ बिहार? रिवर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो रिवर सिस्टम में गंगा को जब मैं पढ़ाता हूं तो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ठीक है। तो एक ट्रिब्यूटरी है जो सॉरो ऑफ बिहार कहलाती है। बताइए कौन सी है सर वो? हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज कोसी रिवर। तो कोसी रिवर आपका ये देखोगे ये तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है और बिहार वाले रीजन में ये एंटर करती है। तो कोसी रिवर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे कोसी को हम क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक रिवर है दामोदर। दामोदर को हम क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है। तो जैसे कोसी को कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार, इसी तरह से दामोदर को क्या कहते हैं सर? सॉरो ऑफ बंगाल। चलिए सर इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। विच पॉइंट इज रिगार्डेड एज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, धनुषकोडी, रामेश्वरम। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लड़ते रहना है सर। ठीक है, कुछ दिन की और बात है फिर तो जलवा है सर। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, लगातार मेहनत करना है। ठीक है। जो देखो जिंदगी में मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपका एफर्ट्स कभी ख़त्म हो जाएंगे, सब चैन होगा, वो तो देखो इस जीवन में तो नहीं पता। इस जीवन में एक जीवन में तो इंसान के मेहनत नहीं ख़त्म होती, मेहनत चलती रहती है। बट उस मेहनत में भी कुछ रिगोरस एफर्ट्स वाले दिन आते हैं, वो हमेशा नहीं रहते हैं। तो जब वो मौका आपको मिले उसको मत जाने दीजिएगा। ये आपका वो टाइम है जब आपको एक रिगोरस मेहनत करनी है, एक्सटेंसिव मेहनत करनी है। तो ये मौके, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने अपने आप को दिया है, इसको मत जाने दीजिए। तो जितना दम हो सकता है लगा दीजिए। ठीक है। और बताइए इसका करेक्ट आंसर। विच पॉइंट इज रिगार्डेड एज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया? कन्याकुमारी, ये मैं क्लास में बता चुका हूं। मेनलैंड वर्ड ऐड होने से तो क्लैरिटी रहेगा आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है। देखो सदर्न मोस्ट में दो चीजें हैं, एक तो है सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है सर? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अंडमान निकोबार में आप जाओगे तो सबसे नीचे साउथ में हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या एक और इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, या तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ईस्टर्न साइड में आप जाओगे तो आपको एक विलेज मिलेगा अरुणाचल का, किबितू विलेज, अंजौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किबितू विलेज, अंजौर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न में आप जाओगे तो आपको गुजरात मिलेगा,
रन ऑफ कच्छ कह लो या गुहर मोती वाला, घोर मोटा भी कहीं लिखा मिल जाता है, गुहर मोती भी लिखा मिल जाता है, तो ये रीजन वेस्टर्न मोस्ट है। नदर्न मोस्ट आपका सियाचिन में मिलेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, कोल मतलब दो माउंटेन्स के बीच के पैसेज को कोल कहते हैं, तो इंदिरा कोल ये कहाँ है आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे सदर्न मोस्ट टिप, तो सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, और अगर आपसे पूछे सदर्न मोस्ट पॉइंट तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द डुरान लाइन अ मच डिस्प्यूटेड बाउंड्री सेपरेट्स विच टू कंट्रीज, ठीक है। जैसे हमने रेडिक्लिफ को कवर किया, इसमें हम लोग डुरान को कवर कर रहे हैं। बताइए डुरान लाइन किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, ईरान अफगानिस्तान, या आपका पाकिस्तान और चाइना? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो सब एग्जाम निकलेंगे, सब मेहनत रंग लाएगी, लेकिन बस अपने आप को तोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, बांध के रखना है। स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, बस मेहनत मत रोकिए अपनी, है ना। और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने का मतलब है आप अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहे हैं, तो टेंशन तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, कोई फायदा नहीं करनी है ना। बस ये मेहनत करते जाइए, इस टाइम सोचना कुछ नहीं है, बस करते जाना है, ठीक है। चलिए सर, तो इसीलिए आपका ये मैराथन अनाउंस किया गया है, मैराथन क्लासेस इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप सोचें कम करें ज़्यादा, ठीक है। आपसे नहीं हो पा रहा है, क्लास में बैठो, दनादन क्वेश्चन लगाते रहो। डेली का आप कुछ नहीं तो 180 क्वेश्चंस डेली करके जा रहे हो, और प्रिपरेशन टाइम में डेली 180 क्वेश्चंस करना, और टीचर क्वेश्चन अगर कराएगा तो सिर्फ उसी कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, आसपास की और भी चीज़ों को क्लियर करेगा, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी, आप कह सकते हो बहुत ही कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो ये, ठीक है। तो इसलिए बस अगर लग रहा है टेंशन हो रहा है तो सब कुछ छोड़ दो, इस पे पहले फोकस करो, ठीक है। चलिए, द डुरान लाइन आर मच डिस्प्यूटेड सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? डुरान लाइन सेपरेट करता है सर, करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाली रीजन की बाउंड्री को ये सेपरेट करता है। देखो डुरान लाइन बनी थी आपका 1893 में, और 1893 मतलब आज़ादी से पहले की बात है, उस टाइम तो ये हमारा ही एरिया था, इंडिया में ही आता था। तो एक्चुअल में ये जो डुरान लाइन बनी थी ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री थी, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की। बट फिर पाकिस्तान सेपरेट हो गया, तो अब ये किसके बीच की बाउंड्री रह गई है? अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री रह गई है, ठीक है। तो ये सवाल ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर गोल्ड? हाँ जी, हाँ जाओ जनरल साइंस वालों, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? बताइए सर। हाँ तो रिंचिन जी ये आप ही लोगों के लिए जनरल साइंस, आप कह रहे थे, लो आ गया सर जनरल साइंस। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? बी बी बी। हाँ ये दो इंपॉर्टेंट है। एजी किसका होता है? एजी इज फॉर सिल्वर। एयू किसका होता है? करेक्ट आंसर इज एयू। एयू इज फॉर गोल्ड, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड का सिंबल क्या है? एयू, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है ओरम, उससे आया है ये सिंबल एयू, ठीक है। तो जीओ मत लगा देना, कोई जीडी मत लगा देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज एयू, ओरम। तो ये हो गया केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। विच ऑर्गेनिल इज कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? बताओ सर। Which organelle is commonly called the powerhouse of the cell? राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका न्यूक्लियस? बताओ सर करेक्ट आंसर क्या होगा? What is the old name of अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? वो हाँ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ऐसी कुछ नाम था उसका। माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनिल इज नोन एज द पावर हाउस?
हाँ सर, करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, देखो हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर रही है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज, सेल ग्लूकोज से नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी एनर्जी रिसीव करेगा ग्लूकोज वगैरह, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एटी में, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी याद रखना, एटीपी क्या होता है? इट इज अवर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब जैसे मान लो गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, हर किसी का सोर्स ऑफ एनर्जी अलग होता है ना। अब जैसे आपकी बाइक है, आपकी बाइक को एनर्जी किससे मिलती है? पेट्रोल से, तभी वो चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं आप भी पेट्रोल पीने लगोगे तो आप भी चलोगे। ठीक है, तो सबका सोर्स ऑफ एनर्जी अलग होता है। इसी तरह से हमारी सेल को रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहां पे एटीपी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। सर क्या है सर एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है? सेल को जो रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उस एनर्जी को ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है सर? तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट? धूप से कौन सा विटामिन मिला, मतलब कुल मिला के वो सवाल पूछ रहा है, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? बताइए बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है सर? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी हमें किससे मिलता है? विटामिन डी का एक सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। देखो विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो खाने पीने की चीजों में ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। विटामिन ए मिल जाएगा, आप मान लो गाजर वगैरह खा लोगे। विटामिन सी मिल जाएगा आपको, कुछ खट्टा वगैरह खा लोगे, लेमन वगैरह। ये नहीं मिलता सर जल्दी। ये इसका मेजर सोर्स है सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट लेना भी जरूरी है। तो सनलाइट लेने का मतलब ये नहीं दोपहर में 2 बजे निकल के जा रहे हो, है ना। जो अर्ली मॉर्निंग की जो आपकी सन रेज होती हैं वो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहती हैं। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह हो जाया करे तो वॉकिंग पे जाया करें, जॉगिंग करा करें। ठीक है, तो विटामिन डी आपको उसमें से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, तो फिजिक्स में ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपको क्वांटिटी का एसआई यूनिट पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, जैसे फोर्स का पूछ लेगा, पावर का पूछ लेगा, एनर्जी का पूछ लेगा। तो करंट का बताओ सर, बताओ बताओ सर, जल्दी बताओ। सी, हाँ सर। तो करेक्ट आंसर इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। वोल्ट किसकी होती है सर? वोल्टेज की। ठीक है, वोल्टेज की वोल्ट होती है। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वॉट किसकी होती है सर? पावर की। वॉट किसकी होती है? पावर की। ठीक है, तो एनर्जी और पावर इनकी भी एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपका एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और आपका एक कैलोरी, कैलोरी भी फेमस है, कैलोरी भी एक फेमस एसआई यूनिट है, बट एसआई वो सॉरी फेमस यूनिट है, बट एसआई यूनिट क्या है? कैलोरी। और इसी तरह से पावर, पावर की यूनिट क्या होती है सर? वॉट होती है। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, यानी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर आ जाएगा। पावर का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है?
वॉट होती है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं घर में, उसकी यूनिट क्या होती है? आपने सुना होगा 2 यूनिट बिजली खर्च हुई, 3 यूनिट खर्च हुई। तो जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं उसकी यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, KWH। उसकी यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर की यूनिट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट हैं, अरे सब हमसे ही जान लोगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज, R फॉर रेजिस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड? अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ये तो सर हम लोग क्लास में कवर करते ही हैं यह सारी चीजें, जल्दी बताओ। हाँ, AC/DC, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहीं पढ़ा देता हूँ, है ना। What is the scientific study of earthquake called? Seismology, volcanology, meteorology, petrology. हाँ, सीस्मोलॉजी, ठीक है, करेक्ट आंसर, आप भी जान रहे होंगे, ठीक है, सीस्मोलॉजी। तो जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, ठीक है, अर्थक्वेक की जो वेव्स निकलती हैं, मान लो यहाँ से फॉल्ट हुआ, यहाँ सबसे पहले आप देखोगे प्राइमरी वेव पहुंचेगी, फिर यहाँ जो आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस तक पहुंचते, फिर सरफेस पे आप देखोगे, यहाँ सरफेस वेव देखोगे, यहाँ पे आपका बॉडी वेव्स देखोगे, ठीक है, तो इनको पी वेव कहते हैं, पी वेव कहते हैं। फिर एक और वेव बाद में पहुंचेगी जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो ये सब क्या है सर? सीस्मिक वेव्स हैं। और इन सारी सीस्मिक वेव्स की स्टडी क्या कहलाती है? सीस्मोलॉजी कहलाती है। बस थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं सर, चलिए, हाँ तो जल्दी जल्दी करेंगे भाई, इंग्लिश का टाइम हो रहा है, ठीक है। चलो, तो सीस्मोलॉजी याद रखना, सीस्मोग्राफ भी याद रखना, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए डिवाइस है, दैट इज सीस्मोग्राफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में बताओ एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ये बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते थे सर इसको। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी वगैरह मेजर करने के लिए रिश्टर स्केल है सर। अरे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, बस अभी बस फोकस करो भाई, एग्जाम निकालना है। चलो जल्दी बताओ, नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग जो नॉर्मल थर्मामीटर्स में मेजर करते हैं दैट इज इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसीलिए देखते हैं कि कोई कहता है ना मेरा 102 बुखार था, तो 102 क्या है? मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो आपका फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर सेल्सियस में 102 हो गया, इंसान ही नहीं होगा फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच इंडियन लूनर मिशन अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल इन अगस्त 2023? इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी किया था। बताओ सर, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर। विच इंडियन लूनर मिशन अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल इन अगस्त 2023? बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर इज चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 याद करो सर, लास्ट क्लास में भी देखा था, पहला हमारा मिशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन्ड इन सितंबर 2022 इज नेम्ड। हमारा पहला खुद का डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताइए, ठीक है। जैसे एक बार CGL में पूछ चुका है, एक उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रमादित्य को पूछ चुका है एक बार कि वो आपने कहाँ से लिया था, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ कमीशन होने से पहले सोवियत नेवी में था। बट ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारा खुद का इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है जो सितंबर 2020 में इंडक्ट हुआ है, कमीशनड हुआ है। क्या है करेक्ट आंसर? विक्रमादित्य नहीं है सर, इट इज विक्रांत, INS विक्रांत, ठीक है। विक्रमादित्य तो बहुत पुराना है, वही हमने सोवियत नेवी से लिया था ना, उसका नाम चेंज करके फिर विक्रमादित्य करा। INS विक्रांत ये हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक इतना बड़ा शिप होगा जिसमें आपका
एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं। 20 समंदर में एयरक्राफ्ट लैंड कराने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स? बताइए, विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स? कहाँ होने वाले हैं सर? 24 में कहाँ हुए थे? तो वहां तो नहीं होंगे। 28 का बताओ। 24 में जब ओलंपिक्स हुए थे तब भी ओलंपिक्स पे सवाल बना था सर। ठीक है, तो ओलंपिक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो 2028 के ओलंपिक्स कहां पर हो रहे हैं? लॉस एंजलिस में हो रहे हैं। ठीक है, लॉस एंजलिस। अब कोई ये मत पूछना लॉस एंजलिस कहां पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, द आयुष्मान भारत स्कीम प्राइमरीली प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिजिबल फैमिलीज? आयुष्मान भारत स्कीम किस पर्पज के लिए बनाई है मोदी जी ने? बताओ। घर देती है, हेल्थ देती है, फ्री एजुकेशन, या पैसा देती है? ठीक है, इसके लिए तो देखो आवास योजना है प्रधानमंत्री की, है ना। हायर एजुकेशन के लिए तो मोदी जी अभी हैं ही, मेहनत कर रहे हैं। फार्मिंग के लिए किसान सम्मान निधि है। ठीक है, इसका बताओ सर। करेक्ट आंसर इज हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, 5-5 लाख मिलते हैं कवरेज में। 5 लाख पर फैमिली का इंश्योरेंस मोदी जी करा के देते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम का नाम है, और इसमें पर फैमिली कितना मिलता है? 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज एंड रेगुलेट्स इंडिया सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट्स? बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडिया का स्टॉक मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो ये रेगुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी, बिल्कुल सही बात। आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है। सेबी किसको करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई किसको करता है? आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, जो हमारा मनी मार्केट है। सेबी शेयर मार्केट या कह लो कैपिटल मार्केट को। एक होता है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को करता है। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो ये रूरल एग्रीकल्चर, इसके रिलेटेड जो लोन्स हैं उसको डील करता है ये नाबार्ड। ठीक है, तो ये हर एक बॉडी का अपना अपना एक पर्पज है। हमारा करेक्ट आंसर इज सेबी एक्ट। तो सेबी किस एक्ट के तहत बना है? इसका एक्ट भी याद रखेंगे, सेबी एक्ट ऑफ 1992। इसके पीछे भी कहानी है। 1990 में शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम देखा था हमारे देश ने, जिसके बाद सेबी को मजबूत करने के लिए ये कानून लाया गया। सुना ही होगा हर्षद मेहता स्कैम। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हु डिजाइन द ऑफिशियल सिंबल फॉर द इंडियन रुपी? ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल है, बताइए सर। ए, ओके ओके, सर कह रहे हैं ए, तो आप लोग सर के साथ जाएंगे या अपना अपना कुछ तुक्का लगाएंगे? तो हमने सर हमेशा देखा है ये हमारा रुपए का सिंबल रहता है, ये शुरू से नहीं था, है ना। रुपया वर्ड आपका क्या कहते हैं वहां से आया है, शेरशाह सूरी से, लेकिन वो ये सिंबल नहीं देके गया था, सिंबल हमको बनाना पड़ गया था। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कंपटीशन रन कराया था। जितने भी आपका उसमें प्रपोजल्स आए थे, तो उसमें डी उदय कुमार जी जो एक एकेडमिक हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और उनका ये जो सिंबल है इसको एक्सेप्ट किया गया था, और 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए सर, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म है। लास्ट में मैं बोलूँगा, अगर डिजिटल कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट पीएससी की ज्वाइन नहीं की है तो ये क्यूआर कोड से ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिए। और कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करिए मेरी बात को। चलिए सर, आ जाइए, सामान संभाल लीजिए। और राइट, ठीक है, चलिए। हाँ, मजा आया हमें भी। और हेलो।